नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा और सरहद पर लगातार सीज फायर की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो रही है। आज भी पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक जिंदा आतंकवादी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इंडिया न्यूज के सहयोगी इकबाल संडे गार्डियन ने खुलासा किया कि भारत के खिलाफ डोजियर से ही पाकिस्तान ही एक्सपोज हुआ है। चीन की मदद से भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की। एलओसी पर तो पाकिस्तान की साजिशों का रोज खुलासा हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सरहदी इलाकों में ड्रोन दिख रहे हैं। सवाल ये भी, पाकिस्तान आखिर कौन सी भाषा समझेगा? क्या अब पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार का वक्त है? और सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत कि पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा है। खबरों की माने तो पाक आर्मी के मुखिया बाजवा ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल कमांडर के साथ एक बैठक की। सूत्रों के माने तो पाक सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टेरर प्लान। कश्मीर को दहलाने की नई आतंकी साजिश। पाक सेना का भारत के खिलाफ डर्टी प्लान। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में आतंकी फौज। लश्कर, जैश, हिजबुल की नई आतंकी टीम। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाक आर्मी और आतंकी संगठनों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो पाक आर्मी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक नया और खतरनाक प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो बाजवा ने घाटी में एक्टिव आतंकी कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के सीनियर कमांडर शामिल हुए थे। इस बैठक में कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान भी था, जो इस वक्त घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और धारा 33A के अवसान के बाद से ही वहां पर काफी बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश पिछले 1 साल से जारी है कि कश्मीर में किसी तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दें और वहाँ की जो अमन चैन और दूसरी जो परिस्थितियां हैं उनको वो बदलने की कोशिश करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई ताकि उनके रिश्ते पाक आर्मी के साथ बेहतर हो सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। दरअसल भारत के आर्टिकल 370 के खत्म करने और जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की ओर से तैयार किए गए डोजियर में कहा गया कि जैश, लश्कर, तालिबान और हिजबुल के कमांडर्स के साथ कई बैठकें हुई। इसे लेकर पहली बैठक 27 दिसंबर को हुई थी, यानी बीते साल। पाकिस्तान की आर्मी और ISI और पाकिस्तान की जो कठपुतली इमरान सरकार है, ये भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने का कार्य कर रहे हैं। और अब जब विंटर की शुरुआत होने वाली है, उसके पहले वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करा दी जाए और ताकि ये आतंकी जाकर के किसी भी तरीके की आतंकी घटना को भारत के इलाकों में अंजाम दे सके। और ये पाकिस्तान की आर्मी और ISI की गहरी साजिश है। पाक आर्मी ने आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कहां, कब और कितनी घुसपैठ करानी है, उसकी प्लानिंग भी कर ली है। ये आंकड़े देखिए। केरन सेक्टर में 80 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भी लॉन्च पैड पर जैश, लश्कर के 10 आतंकी तैयार बैठे हैं। पुंछ के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं।
20 आतंकवादी कृष्णा घाटी की दूसरी ओर पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे हैं। 35 आतंकवादी भिंडर गली के सामने वाली पाकिस्तानी कैंप में मौजूद हैं। राजौरी के डाकखाना इलाके के उस पार भी 25 आतंकियों का ग्रुप मौजूद है। वहीं नौसेरा सेक्टर के दूसरी तरफ 35 आतंकी घुसपैठ के फिराक में बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इस बार सीमा पर और घाटी के भीतर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। सेना भी चौकस है और घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया करती जा रही है। लेकिन इस बार सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा और बड़ा होने वाला है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी से हैं। प्रेम कुमार साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अक्सर अपनी बातों को बेलाग तरीके से रखते हैं, ठोक कर रखते हैं, और क्योंकि अपनी बातों को न्यूट्रली रखते हैं तो उनकी बातों का वजन भी है। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक लंबा वक्त उन्होंने कश्मीर और इन तमाम इलाकों में सेना आर्मी की एक्टिविटी को देखते हुए बिताया हुआ है। पीके मिश्रा साहब पूर्व एडीजी बीएसएफ, जो कि भारत की फ्रंट लाइन पर खड़ी हुई ताकत है, जो कि भारत की सुरक्षा करती है। और साथ ही में मजहर तुफैल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान का वर्जन क्या है, आखिर इन तमाम चीजों के बीच में पाकिस्तान में क्या कुछ कहानियां चल रही हैं, मजहर तुफैल साहब हमारे सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने तमाम खास मेहमानों के पास जाए, कि ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अभी क्या कुछ इस वक्त हाल है। तो भारत में घुसपैठ की फिराक में जो हमारी एजेंसीज अब तक बातें पहुंचा रही हैं, करीब 300 के करीब की नफरी है टेररिस्ट की, जिनकी मदद की जा रही है आईएसआई के जरिए या पाक आर्मी के जरिए भारत में एलओसी क्रॉस करके इस तरफ भेजने की, कश्मीर में, जहां पर एक बार फिर से चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी तो इसमें कोशिश कर ही रही है, आईएसआई लगातार इस पर साथ है, और वो सपोर्ट लेकर ये तमाम टेररिस्ट भारत की तरफ इस हिस्से में आकर कुछ और बड़ा, ऐसा बड़ा जिससे कत्लो गारत हो सके, खून बह सके, और ये बताया जा सके कि कश्मीर में सब कुछ साफ नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, और उससे बैनुल अक़वामी सतह यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पर उस बात को पाकिस्तान उठा सके। घुसपैठ का जिम्मा एसएसजी, पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी को दिया गया है। बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट भी इसमें सपोर्ट कर रही है। तो तमाम लोग हैं सपोर्ट करने में, लेकिन इस सबका जो एक असल उद्देश्य है, एम, और वो सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह से कश्मीर में अनरेस्ट पैदा किया जाए। चलिए आपको हम बताते हैं कि 2020 में जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया, वो इसकी जड़ में, तमाम कोशिशों की जड़ में कितना जिम्मेदार है। तो इस साल, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, करीब 1.5 महीने का वक्त बाकी है। 200 टेररिस्ट ढेर किए जा चुके हैं, न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। वो जिनका एम ही यही था, जिनका उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से हमले करके, किसी भी तरीके से कश्मीर की फिजा को बिगाड़ देना। पिछले साल के मुकाबले करीब 43 दहशतगर्द टेररिस्ट ज्यादा दोज़ख पहुंचा दिए गए, खत्म कर दिए गए, क्योंकि उनका केवल एक ही काम था, और उनको यही ताकीद करके भेजा गया था कि उनको किसी भी तरह कश्मीर में पीस को एक्टिवेट नहीं होने देना है। इस बार दक्षिण कश्मीर में कुल 138 एनकाउंटर्स हुए हैं। साउथ कश्मीर जो गढ़ माना जाता रहा है, जहां पर ये तमाम चीजें हुई, वहां पर 138 एनकाउंटर हुए। शोपिया में 49 और पुलवामा में 49 दहशतगर्द ढेर किए गए। तो तमाम हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सीधे अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर खास मेहमान अपने आप में एक खास जानकारी रखे हुए। हम हर एक को पूरा वक्त देने की कोशिश करेंगे, जिससे जो लोग देख रहे हैं वो आपके वर्जन को समझे और मैं भी समझ सकूं कि इस सब में जो पेच है वो कहां फंसा हुआ है। सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ मजहर तुफैल साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत है तुफैल साहब आपका इंडिया न्यूज में। तुफैल साहब,
पाकिस्तान 1947 के बाद वजूद में आया और ये हम सब में से किसी से छिपा नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं छिपा है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी नहीं छिपा है कि पाकिस्तान का वजूद हिंदुस्तान से नफरत के आधार पर बना। यानी इंडिया से एका नहीं, वो नफरत जो थी उसने पाकिस्तान को जन्म देने में एक बड़ा रोल अदा किया। लेकिन अब 70 साल से ज्यादा हो चुका है, जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर में खास तौर पर हो रहा है, उसमें परेशानी किससे नजर आती है? पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन या उन लोगों को जो इस तरह की एक्टिविटीज को करना चाहते हैं? ऑपरेशन ऑल आउट जिसने टेररिस्ट को किनारे कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, पिछले 1 साल में काफी कुछ सूरत हाल बदला है कश्मीर का, या फिर पाकिस्तान का जो वर्जन है, जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर उठाता रहा है और उसको सपोर्ट करने वाले एक हाथ की उंगलियों के बराबर भी नहीं है? तुफैल साहब 1 मिनट आपके, आप अपनी बात खोल के रख सकते हैं। पहले तो शुक्रिया। आपने जो शुरू में बात की कि 47 में पाकिस्तान का वजूद आया था, तो ये 47 में 2 रियासतों का वजूद बरसगीर में आया था वजूद में, जिसमें पाकिस्तान था और दूसरा भारत था। दोनों रियासतों का नजरिया और इनका मोटो जो था बिल्कुल अलग था। पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त मौजूद थी और दोनों तरफ से ही सारी चीजें सामने आई थी, जो कि तारीख का एक हिस्सा है, उसे हम जुटला नहीं सकते। दूसरी तरफ आपने जो बात की कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर पर पाकिस्तान का जो मौकफ है, पाकिस्तान आज भी उस पर कायम है, भारत अपना जो मौकफ है उस पर कायम है, और इसका मसले का जो बुनियादी हल, जो मैं बुनियादी तौर पर समझ रहा हूँ, आफ्टर ऑल मुज़ाकरात के जरिए ही हल होना है। जंगें जो है किसी मसाइल का हल नहीं होता। पाकिस्तान के ऊपर आप जितने मर्जी इल्जामात भारत लगा दें, पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ माजी में गुजरे हैं या मौजूदा जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, इनकी ज़ात के ऊपर या इनके किरदार के ऊपर या इनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जितने भी इल्जामात लगाएगा या कोई भी पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क लगाएगा, तो वो बुनियादी तौर पर इल्जामात ही हैं, उसमें उसका सबूत नहीं है। अभी आपने बात की जनरल बाजवा के साथ कुछ मिसक्रिएंट्स जो हैं या टेररिस्ट जो हैं उनकी मीटिंग हुई है। हमें तो यहाँ पर रहे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों के पास, कोई भारत के पास इसकी इंफॉर्मेशन है तो उसका कुछ सॉलिड सबूत भी होगा, तो बजाय कि आप ये बात इस फोरम पर आगे करें कि जनरल बाजवा ने कुछ टेररिस्टों के साथ मीटिंग की है जो ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो आपका कश्मीर जिसका आप क्लेम करते हैं कि वहां पे आके दरअंदाजी करेंगे, तो उसके कोई सबूत ठीक है मजहर साहब, ठीक है मजहर साहब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, जो तय किया गया था उससे कुछ ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया है। आपने कुछ खास बातें यहां पर रखी है और खास बातों में आपने कहा है कि इल्जामात ही हैं, ये सब इल्जामात हैं और इल्जामात के पीछे की जो कहानी है वो उतनी पुख्ता नहीं है, क्योंकि वो वर्जन दोनों ही कंट्रीज का अपना अलग अलग है। मैं और भी गेस्ट के पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सांबा से खबर आ रही है वो ये कि एलओसी के पास एक सुरंग बरामद की गई है। पता चला है सुरंग का, सर्च के दौरान बीएसएफ की टीम को सुरंग दिखी है और बीएसएफ ने पहले भी कहा था कि जिस तरह से ये नगरोटा में ये एनकाउंटर हुआ, ये जितने हथियारों के साथ ये लोग आए हुए थे वो उस तरीके से जमीन के ऊपर से आ नहीं सकते थे, इसके पीछे किसी सुरंग का वजूद हो सकता था। बीएसएफ का ऑपरेशन की क्लीन लगातार जारी है। सुरंग जाती कहां तक है, फिलहाल बीएसएफ के लोग वहां पहुंच गए हैं। अभी मोटी मोटी जानकारी आई है हमारे पास कि एक सुरंग का वजूद पता चला है। क्या कुछ है, कहां से कहां तक थी, वो सारी लोकेशन ज्यादा बेहतर डिटेल आने पर ही हम सामने रख पाएंगे। चलिए मजहर तुफैल साहब का, और इससे पहले कि हम अपने तमाम गेस्ट के पास जाए, अजय जांड्याल पहुंचे हैं वहां पर। अजय की रिपोर्ट देख लेते हैं। सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर है और ये वही रीगल पोस्ट का इलाका है जहां पर एक सस्पेक्टेड टनल जो है वो मिली है। आपको बता दूं कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है और बीएसएफ की पोस्ट है। उसी के पास जो बीएसएफ के जवान जब एक सर्च ऑपरेशन, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने यहाँ पर इस सस्पेक्टेड टनल को देखा जिसकी जानकारी सीनियर ऑफिशियल्स को मिली, जिसके बाद आईजी बीएसएफ, डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं।
हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF यहाँ पर इस वक्त मौके पे है, सेना यहाँ मौके पर है इस चीज को देखने के लिए कि क्या सही मायने में ये टनल जो है ये टेरर टनल हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बन टोल प्लाजा पे एनकाउंटर हुआ था वहीं पर जो है पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ये एक टेरर टनल जो है के जरिए इन्फिल्ट्रेशन हुई थी जो सांबा सेक्टर से हुई, और उसके बाद टेररिस्ट एक ट्रक में सवार होकर कश्मीर के लिए जा रहे थे, जिनके पास से 11 AK-47 राइफल्स और अन्य गोला बारूद जो है वो बरामद हुए थे। और अगर ये टनल सही मायने में वही टनल है जिससे आतंकियों ने घुसपैठ की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट BSF की हो सकती है, क्योंकि ये टनल आने वाले समय में भी कभी कहीं ना कहीं आतंकी इस्तेमाल इसका कर सकते थे, जो आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकता था। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। अजय जंडियाल की रिपोर्ट भी हमने देख ली। ज्यादा कुछ टनल के बारे में वो दिखा नहीं पाए। तमाम BSF के वहां पर जवान खड़े हुए थे और वो टनल का सिरा दिख रहा था। और इस तरह की कई टनल इससे पहले भी पकड़ी गई हैं जो बनाई गई केवल इसलिए कि इन्फिल्ट्रेट किया जा सके और उस दौरान पता न चल पाए कि कौन किस रास्ते से आ रहा है। तमाम हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मजहर तुफैल साहब से हम सवाल पूछ चुके हैं जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का जो मौकिफ है, जो पाकिस्तान का वर्जन है, उसकी बात वो रख रहे थे और उन्होंने इन सब बातों पर एक बात जोर देकर कही कि केवल इल्जामात हैं। खैर, इस पर उनसे हम आगे भी बात करेंगे कि इल्जामात किस तरह के, क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, आपने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा है जम्मू कश्मीर की इन वादियों में, जहां पर पिछले कई सालों से कत्लो गारत की एक तरीके से सीरीज चली आ रही थी, लेकिन पिछले 2 साल में गन्स भी खामोश हुई हैं, टेरर भी कम हुआ है, हालात बदले हैं। सवाल आपसे वही, पाकिस्तान को परेशानी किससे है जो मजहर तुफैल साहब से पूछा था? ऑपरेशन ऑल आउट से जिसने आज ये हालात पैदा कर दिए, या फिर पाकिस्तान को परेशानी इस बात से है कि वो कश्मीर का मुद्दा जो जहां दुनिया भर में उठाने की हर जगह कोशिश करता है, वहां उसके सपोर्टर इंटरनेशनली, बैन अल-अक़वामी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 3 या 4 से ज्यादा नहीं हो पाते? राजीव, मेरे हिसाब से आतंकवाद एक कायर और कमजोर का हथियार है। पाकिस्तान की सेना में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है भारत की सेना का, तो आतंकवाद के कंधे पर बंदूक रख के फायर कर रहे हैं। पाकिस्तान की समस्याएं उनके अंदरूनी है, वहाँ गरीबी है, वहाँ समस्याएं हैं। इमरान खान के सरकार के पीछे लोग लगे हुए हैं। कश्मीर तो एक बहाना है। वो इंडिया की जो प्रोग्रेस हुई है 47 के बाद, उससे ईर्ष्या है उनको, वो उनको मंजूर नहीं करना चाहते। ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा उनकी वजह से, क्योंकि वो सौतेले भाई का उनको ट्रीटमेंट करते थे। ब्लेम बेशक वो भारत पर डाले, लेकिन वो उन्होंने जो इलेक्शन में जो मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, वो इनको मंजूर नहीं था। खैर, बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो पॉपुलेशन का ध्यान बटाने के लिए कश्मीर के राज 70 साल से यूनाइटेड नेशन में अलापते आए हैं। उनको पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये अलाप वो जारी रखेंगे। तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये जो अभी नगरोटा में कल पकड़ा है उनके आतंकवादी 4, ये तो एक स्मोकिंग गन प्रूफ है। ये तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के टेलीफोन मिले, उनके पास मैसेजेस मिले, हाफिज सईद का रिश्तेदार, जो अजहर मासूद का रिश्तेदार, जो ऑपरेशन कमांडर, उसके डिटेल मिले। तो ये तो चलता जाएगा। भारत को इसके खिलाफ तरीका क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, भारत को इसके खिलाफ क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। कायर और कमजोर का हथियार है इस तरह का टेरर। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अंदरूनी ज्यादा है और अपनी पब्लिक को उस गरीबी और गुर्बत से दूर करने के लिए उसके पास एक बहुत बेहतर जो रिजल्ट है, जो हल है, वो ये है कि किसी तरह से कश्मीर के नाम पर एक मास मूवमेंट क्रिएट कर किया जाए और सिर्फ अपनी जो जनता है उसको उलझाए रखा जाए। कश्मीर सिर्फ बहाना है। प्रेम कुमार जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी से संपर्क कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीके मिश्रा, पूर्व एडीजी BSF हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम अभी जब बात कर रहे थे मजहर तुफैल साहब से, तो उसी वक्त हमारे पास यही खबर आई कि एक और सुरंग पकड़ी गई है
और उस सुरंग को इस वक्त घेरा हुआ है। उस सुरंग के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश हो रही है। ये जो नगरोटा में 4 लोग आए और जितने हथियारों के साथ आए थे, जिस तरीके की तैयारी के साथ आए थे, पूरा लग रहा था 26/11 जैसे एक इंसिडेंट को दोहराने की कोशिश थी। मजबूरी पाकिस्तान की आपको क्या लगती है? आपसे भी वही सवाल, क्या पाकिस्तान के वर्जन को मानने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं जिसकी खींच में यह सब हो रहा है, या फिर जो टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं वो सीधे दोजख जा रहे हैं? राजीव जी बहुत अच्छा सवाल पूछे। मैं तुफाइल जी को भी अभी सुना था। तुफाइल जी पूछते थे कि क्या आपके पास मौजूद है ताकि आप बता सकते हैं कि बाजवा जी कोई मीटिंग किए था या नहीं किए थे। मैं इस सुरंग के बारे में अभी आईजी बीएसएफ जो भी घटना स्थल पर मौजूद है हीरानगर बॉर्डर में सुरंग के पास, मैं वहां पर बात किया था। और ये जो अभी अपना कल्याण साहब बता रहे थे, जो 4 टेररिस्ट वेपन के साथ नागरोटा में पकड़े गए थे, तकरीबन ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस हुआ था कि सांबा बॉर्डर से क्रॉस किए हैं। और ये माना जा रहा है अभी जो सुरंग है वो सुरंग जो है तकरीबन एक आदमी ऊपर उठने का जगह है। और कितना डिस्टेंस ये गया है, जमीन के अंदर तकरीबन 12 फीट है वो, और एक आदमी बाहर उतरने के लिए जगह है। और इसका लेंथ जो है पाकिस्तान साइड को ये कितने हैं अभी तक इसको इलेक्ट्रॉनिकली उसको देखा जाएगा कि कितना लेंथ उसका है। इसका पहले से भी जो है सांबा सेक्टर में एक और सुरंग मिला था, लेकिन जो नगरोटो का इंसिडेंट हुआ उसके बाद बीएसएफ ने काफी सक्रिय हुआ और वो चेक करने के टाइम पर आज सुबह ये सुरंग के बारे में पता लगा और मैंने इसके बारे में पूरा खबर हासिल किया है अभी। और वो सुरंग के पास गार्ड मौजूद है और ये पक्का है कि तकरीबन इस सुरंग का इस्तेमाल शायद हो चुका है और ये बहुत करने वाले थे। लेकिन ये अच्छा रहा, तुफाइल साहब मेरे को सुनते होंगे, ये क्या सुरंग अपना बीएसएफ या आर्मी ने बना है आपके अंदर जाने के लिए? कितना हम आपको ये देंगे, जब कितना इंफॉर्मेशन, कितना इंटेलिजेंस आपको देंगे, वो तो पता है आप क्या करने वाले हैं, बाजवा जी क्या करने वाले हैं। सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं है। आपने दिवाली के पहले जो एक साथ तकरीबन 6 एरिया में 6 एक्सिस पर इंडिया के ऊपर फायरिंग आया, आर्टिलरी फायर और बॉम्बार्डमेंट हुआ, वो किस लिए हुआ था? हमारे 4 सैनिक जो है शहीद हुए थे। लेकिन तुफाइल जी मैं बताना चाहता हूं जी सर आपके भी पॉइंट नोट किए गए हैं। वहां पर जो आपने इसके बारे में बात की, जिस सुरंग के बारे में बात की, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, पाकिस्तान के हिस्से में उस सुरंग जा रही है, उस सुरंग का इस्तेमाल कौन करेगा? जनरल सामान्य सी बात है, आम बात है कि आर्मी इसका इस्तेमाल नहीं करेगी जब वो सामने ही खड़ी हुई है सब देखने के लिए। लेकिन सुरंग का इस्तेमाल वो लोग करेंगे जिनका काम चोरी छुपे आना है, अनरेस्ट क्रिएट करना है। वो किसी के भी बेस पर, किसी की भी भड़कावे पर कर रहे हो, किसी की भी शय पर कर रहे हो, लेकिन सुरंग का इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल होगी तो हम उसके बाद आगे भी जाएंगे और आपसे आगे भी बात करेंगे। प्रेम कुमार जी, आपसे भी 1 मिनट का टाइम आपके लिए भी, क्योंकि सभी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं इससे पहले कि ओपन टू ऑल डिस्कशन में हम जाएं। परेशानी किससे है पाकिस्तान को? ऑपरेशन ऑल आउट से, कि वो तमाम लोग जिनको पाकिस्तान अपनी पीठ बचाने के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए वक्त बेवक्त नॉन स्टेट एक्टर का नाम दे देता है, उनके सफाई से प्रॉब्लम है, या फिर पाकिस्तान का वर्जन अब दुनिया में संभालने वाले, सहारा देने वाले गिने चुने लोग हैं? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो भारत के प्रति जो वैमनस्य रखता है कश्मीर इशू को लेकर के, तो उसका वो इंटरनेशनली इस्तेमाल होता रहा है। पाकिस्तान कभी अमेरिका के हाथों खेल रहा था, आज वो चाइना के हाथों खेल रहा है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के तरफ में अमेरिका की जो तालिबान के साथ में जो नरम नीति हो गई है, उसका भी दुष्परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो टेररिज्म का एक्टिविज्म है वो हमारे बॉर्डर की ओर बढ़ गया है। तो ये इस वजह से ये समस्याएं, चाहे किसी भी पार्टी की भारत में सरकार रही हो, आप देखेंगे हमने सब कुछ किया, हमने करगिल भी लड़ लिया, हमने बालाकोट भी कर लिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर ली, लेकिन इनफिल्ट्रेशन हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन हो, ये
लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को हम रोके कैसे। अब सबूत की बात नहीं है, सबूत तो हमने कसाब के रूप में जिंदा पकड़ के फांसी चढ़ा के बता दिया, और भी कई एक मौके आए जो हमने सबूत दिए। हमने पाकिस्तान के आईएसआई को भी बुलाया कि आओ जांच कर लो, हमने वो भी कर लिया, पाकिस्तान को भी बुला के जांच करा लिया। और अब भी आज की भी खबर कि हम जिंदा आतंकवादी पकड़ रहे हैं, नागरोटा में भी सारे सबूत मौजूद हैं। तो सबूत मौजूद हैं, अब सवाल यह है कि हम उनको शांत कैसे करेंगे। क्या युद्ध ही रास्ता है? कैसे हम कूटनीतिक स्तर पर उसको हम पाकिस्तान को अलग थलग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कैसे चीन से पैसे मिल रहे हैं और अमेरिका भी तालिबान के साथ में जो नीति अपना रहा है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। ये इंटरनेशनली भी कूटनीतिक तौर पर हम एक मुकम्मल जो रास्ता है, मुकम्मल जो नीति है, उस पर ऐसी नीति पर नहीं चल पा रहे हैं कि पाकिस्तान को रोका जा सके, पाकिस्तान को रोका जा सके। लेकिन यहां पर आपने चीन का भी एंगल लिया, यहां पर आपने अफगानिस्तान से हटती अमेरिकी फौजों की भी बात की, और उसका असर भारत के पास एलओसी पर दिख रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि इस तरह के लोग जो कि किसी रूल्स ऑफ लॉ में नहीं बंधे होते, वो अक्सर इसी तरीके से लिमिट से आगे निकल जाते हैं और फिर एक बार ऐसा भस्मासुर बनते हैं कि उसमें वो अपने को बनाने वाले को भी जलाकर राख कर देने की हिम्मत रखते हैं। तो कहीं पाकिस्तान आगे चलकर खुद इनका शिकार होने की हालत में तो नहीं आ रहा, और पाकिस्तान इन चीजों को अगर नहीं समझ रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा? तो हम लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह के हालात कश्मीर में दिख रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, लेकिन उनके पास से बरामद होने वाले तमाम हथियार, तमाम दूसरे मैसेजेस, तमाम फोन नंबर और डिटेल्स इशारा कर रहे हैं कि बॉर्डर पार अभी भी जम्मू कश्मीर में तबाही और तमाशे का एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो। हम तमाम लोगों से बहस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सबने अपनी अपनी बात रखी और खुलकर रखी, पूरा वक्त दिया गया। अब एक बार फिर मजहर तुफैल साहब से बात करेंगे क्योंकि ओपन टू ऑल डिस्कशन है। अब हमारे तमाम गेस्ट एक दूसरे की बात पर अपनी बात रख भी सकते हैं। तुफैल साहब, आपने जब बात अपनी रखनी शुरू की थी, आपने कहा था कि दोनों तरफ के वर्जन हैं और इन्हें इल्जामात के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ये इल्जाम है, इसके पीछे दोनों ही अपनी बात कह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान डोजियर किस बात का बना रहा है? पहले तो मैं यहाँ पर एक करेक्शन करता चलूं कि यहाँ पर कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी दबाव का या किसी भी तरह भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात की गई है। पाकिस्तान आर्मी ने 9/11 के बाद जो रोल अदा किया था उसका पूरी दुनिया उसकी मुतरफ रही, अमेरिका समेत। आपका वर्जन कोई सुन नहीं रहा ना मजहर तुफैल साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि आप बॉर्डर पार वहां पर जर्नलिज्म की नुमाइंदगी करते हैं, आप मुझे भी समझाएं फिर आपके ये वर्जन इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी सतह पर फेल क्यों होते हैं? FATF में लगातार ग्रे लिस्ट में आप डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। आज तक क़याम अमन के लिए दुनिया भर में जो अमन का क़याम था उसके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान फोर्सेस ने दी हैं। भारत ने कोई कुर्बानी नहीं दी। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप गिनाना शुरू करें, मैं नोट करना शुरू करता हूं। मेरे बाकी गेस्ट भी हैं, वो ज्यादा बेहतर बोलेंगे। उसे तारीख उसे साबित कर रही है कि वो दुरुस्त है। पूरी दुनिया जो है वो उसकी मुतरफ रही है और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान आर्मी ने जो किरदार अदा किया वो ओसामा जी आपकी पार्लियामेंट में बोला जाता है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा क्योंकि हम और आप जर्नलिस्ट ही हैं, लेकिन ओसामा जी, वो ओसामा जी जिन्होंने दहला कर रख दिया था, आपके यहां तब तक नहीं माना गया जब तक अमेरिका ने घुस के मार नहीं दिया। मसूद अजहर बैठा हुआ है, जमात-उद-दावा चल रहा है, जैश-ए मोहम्मद चल रहा है, लश्कर-ए-तैयबा चल रहा है, तमाम चीजें तंजीमें अगर चल रही हैं और इनका एक ही मकसद है कि तबाही करो और कुछ नहीं, तो सर कहीं ना कहीं तो गिरेबान में झांकना होगा। ये एक मिनट ठहरे, यहाँ पे मैं आपको एक प्रोटेक्शन आपकी एक और करता चलूं जी। आपके इस वक्त जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जाकर ये एक्सेप्ट किया था कि 71 में जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के 2 लाख टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश का क़याम वजूद में आया था, उस भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। भारत ने पाकिस्तान को
तोड़ने में एक मरकजी किरदार अदा किया था। ये आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या मजहर तुफैल साहब ये माना जाए कि पाकिस्तान अब उन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है, उस बदले को देख रहा है? मुल्क की जो इकाइयां हैं वो डिस्टर्ब हों या टूटे, ताकत का क्याम इस खित्ते में जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मजहर तुफैल की इन बातों से? क्योंकि उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने कि वहां पर बांग्लादेश तोड़ा, जिस तरह से टूटा उसमें भारत का रोल था। तो क्या माना जाए कि अब पाकिस्तान उस बदले की कार्रवाई के चलते सब कर रहा है? नहीं, बांग्लादेश तो एक बहाना है उनका। बांग्लादेश से पहले भी 65 में हमला किस लिए किया था, जब तो बांग्लादेश नहीं था। 47 में हमला किस लिए किया था? देखिए, इस बात के तो सोल्यूशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो पाकिस्तान के अवाम के पास है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी अपने आवाम का खून चूस रही है, वो इतने कमर्शियल वेंचर 50 चला रहे हैं, $20 बिलियन जो एनुअल टर्नओवर है, जबकि उनके प्याज और आलू के पैसे नहीं है, तो वो तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जमहूरी रवायात सवाल हमेशा पाकिस्तान, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सीज फायर वायलेंस हो, चाहे वो आतंकी हमला हो, हम सिर्फ जवाब देते हैं। अभी हमें भी सवाल पूछना चाहिए, ये पहल हम भी कर सकते हैं। और दूसरा है बालाकोट सिर्फ एक बार मजहर साहब जो नगरोटा में हुआ है वो हमले से कम नहीं है। मजहर साहब रोक दिया, लेकिन जिस तरीके से सबूत पकड़े गए हमले में, उसमें कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं, तो इसका जवाब भी होना चाहिए बालाकोट की तरफ। मजहर साहब, नगरोटा में अगर इन 4 को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता तो शायद एक 26/11 फिर और दिखाई पड़ता, और 26/11 में तो एक के बाद एक कसाब के साथ बाकी 9 कुल 10 वो सारे सबूत पहुंचा दिए गए थे। पाकिस्तान भी, शायद पाकिस्तान ने उनको ठीक से रिहर्स नहीं किया है, समझा नहीं। लेकिन आप कह रहे थे कि मज़ाकरात की टेबल पर आना एक हल हो सकता है। आगरा समिट भी आपने देखी होगी, करगिल के बाद अटल जी की बस डिप्लोमेसी भी देखी होगी, और उसके बाद मोदी भी पहुंच गए, पठानकोट हो गया। तो एक के बाद एक तमाम चीजें अगर होती रहती हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स ही अगर पाकिस्तान की तरफ से सब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पर? देखें, जो आपने ये 3 ऑप्शन अभी दिए, मैं उसका जब फ्रेंडशिप बस चली थी पहले, तो उस वक्त मैंने खुद पाकिस्तान से ट्रैवल किया, तो उस डेलीगेशन का मैं पार्ट था उस सार्क समिट में, और इंडिया के अंदर जो सूरत हाल हमने देखी, ठीक है, उस वक्त भी यही चीजें थी। ये सोच की तब्दीली जरूरी है दोनों सतह पर। उस वक्त भी इंतहा पसंदी जो थी वो बिल्कुल मौजूद थी, और कोई भी जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बात करने को तैयार नहीं था। भारत को भी चाहिए, भारत अगर इस खित्ते में अपने ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहता है, साबित करना चाहता है कि वो बड़ा भाई है, तो उसे फिर बड़ा भाई बनकर दिखाना पड़ेगा। मजहर साहब, मेरे से ज्यादा फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास भी होंगे। बस डिप्लोमेसी आपको याद आ गया होगा, उसके ठीक बाद क्या हुआ वो भी आपको सब कुछ पता होगा। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? पठानकोट। तो कहीं बहुत कुछ ऐसा तो है ना जो वहां की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में एक यूनिफाइड नहीं है और वो सब अनरेस्ट क्रिएट करता है। नहीं, ये पठानकोट का जो वाकया आप बता रहे हैं, ये उस वक्त भी ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये इंडिया की तरफ से इंटरनल जो है ये सारी गेम प्लान की गई थी। उस विजिट मजहर साहब थोड़ा सा बेतकल्लुफ हो जाइए हमारे साथ, थोड़ा सा तो चीजों को साफ रखिए। ISI तक के अधिकारी आ गए थे, ऑफिशियल्स आ गए थे यहाँ पर जांच करने के लिए। अगर रिपोर्ट भी आपको देखनी है, बनानी भी आपको, और सब कुछ तय आपको करना, तो कैसे चलेगा? प्रेम कुमार जी, आप सुन रहे हैं मजहर तुफैल साहब को। मजहर तुफैल साहब की मजबूरी भी हो सकती है, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बेहतर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से बातें रखना है तो मजबूरी होगी। राजीव जी, उस समय राजीव जी जो पाकिस्तान से एजेंसियां आई थी, उसने भी जांच में पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ बताया था, और हिंदुस्तान से भी जो NIA ने जांच की थी उसका भी यही कहना था कि पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुआ, वहीं के नॉन स्टेट एक्टर्स थे। ये दोनों की जांच में ये कॉमन पॉइंट था। उसके बाद आप देखेंगे कि देखिए, आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं चल सकते, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था।
और उसके बाद से हमने एक लंबा सफर तय किया, हमने बार बार कोशिश की। इवन मोदी एरा में भी आप देखेंगे ताजपुर कॉरिडोर जो है एक हमारी तरफ से एक कोशिश ही है, पाकिस्तान की भी तरफ से, लेकिन एक कोशिश तो हुई है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई है। लेकिन आतंकवादियों को जब लगातार आप भेजते रहेंगे, आप मानेंगे नहीं और वहां से ऑपरेट होने देंगे तो फिर क्या रास्ता बच जाता है? फिर तो कोई रास्ता, जी हाँ, फिर कोई रास्ता नहीं बचता। मजहर तुफैल साहब तमाम चीजों पर बात उठा रहे थे, मेरे ख्याल से उनको भी वक्त मिला और उनको भी सुनना चाहिए। इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जो कुछ भी नगरोटा में हुआ, क्या आपको इस बात का यकीन है, आपको भी तमाम जानकारियां मिल रही होंगी, एक और 26/11 देखकर दहलाने की कोशिश और इसके जरिए एक और बार इंटरनेशनली ये बताने की कोशिश कि कश्मीर में जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है, जो तमाम कोशिशें हैं वो ठीक नहीं है और यहां पर इस पर पूरी दुनिया को आना चाहिए, जो पाकिस्तान का अपना वर्जन हमेशा से रहा है। पाकिस्तान राजीव जी 73 साल में अपने सच्चाई को समझ नहीं पाया। इन्होंने 47 में भारत पे हमला किया और वो रजाकार भेजे, इनकी आर्मी थी वहां, रेगुलर आर्मी दूसरों के साथ लेके, और इनको मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद ये एक दिन भी घर में नहीं बैठे। ये जो बात की भी करते हैं, ये भी केवल दुनिया को दिखाने के लिए बात करते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बात कर रहे थे तो इन्होंने ये कारगिल कर दिया। ये केवल और केवल एक ही रास्ता जानते हैं कि वो आतंकवाद फैलाएं, और हम एक ही रास्ता जानते हैं कि बिना शक्ति के ये काबू नहीं आ सकते। बालाकोट भी करना पड़ेगा, दूसरे तरफ भी जाना पड़ेगा। ये रोज कोई ना कोई 47 से ही शरारत कर रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, वो भारत का हिस्सा है। जो महाराजा हरि सिंह ने हमें भारत के साथ एग्रीमेंट में ये सारा कश्मीर भारत के साथ मिलाया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक देश है, ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। हम किस बात की बात करें? हम तो बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। हमें वो चाहिए, वो आपने कब्जा करके बैठे हुए हो। और ये जो टेररिज्म है, ये इनका बिजनेस बन चुका है और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान केवल और केवल जो है आतंकवाद बेचता है। पीके मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व एडीजी बीएसएफ। पीके मिश्रा साहब, आपने सुना ना तमाम लोगों को, और खास तौर पर जी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सुरंग अभी मिला आज का, और कल आपने हीरानगर के ऊपर हमारा काफी तोप से फायरिंग किए थे, और साथ में मैं ये बता रहा हूं दिवाली के पहले जो आपने फायरिंग किए थे, ये प्रक्षीवार आपका चलते आ रहा है। कभी आप इसको बंद नहीं करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट भी आ जाए, क्योंकि आपका जो है गवर्नमेंट जो है या तो हाफिज सईद चलाएगा, या मसूद अजहर चलाएगा, या सलाउद्दीन चलाएगा। ये जो हाफिज सईद को आपने 10 साल का दिया है ना, ये सिर्फ आंख दिखाने वो भी 26/11 मामले में हाफिज सईद को 10 साल की जेल नहीं हुई है। 26/11 मामले में हाफिज सईद को 10 साल की जेल नहीं हुई है, एंटी टेरर का दूसरा है। बिल्कुल, और उसको आराम से घर में बैठेगा, और आपको ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए चाइना का ये चालबाजी है, जिसके लिए आप इसको शोबाजी करके दिखाए हैं। ठीक है, और मैं क्लियरली ये बता रहा हूं, आपने अभी बता रहे कि मोदी जी 71 में आपको डिवाइड कर दिए। आप मोदी जी के बारे में ये सब चीज मत बताइए, आप अपने देश को सुरक्षित रखिए। ये प्रक्षीवार आपका जो चल रहा है कश्मीर में, जो आप आग लगाना चाहते हैं, ये अभी नहीं होगा। और कहीं ऐसा न हो कि हमारा पीओके हमारे पास न आ जाए, इसके ऊपर आप तजुर्ब दीजिए। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, सॉल्यूशन क्या है? वक्त कम है मेरे पास, सॉल्यूशन क्या है? चार को न्यूट्रलाइज किया गया जी। आतंकवाद बंद हो, ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो हम करवा के रखेंगे। इन्होंने 65 भी देखा है, 71 भी देखा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास आएगा, पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा, इनको सुधरना पड़ेगा। ये फौज जो उनकी कर रही है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
चलिए, हमने तमाम लोगों के वर्जन जाने। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को खास तौर पर देखा, उन्होंने तमाम लोगों को जाना और समझा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। मज़ाकरात और इल्जामात की बात पाकिस्तान से जुड़े हमारे गेस्ट ने की, लेकिन मज़ाकरात यानी बातचीत भी बहुत हुई है। इल्जामात की जो जहां तक बात है, वो सारे इल्जामात पहले भी जिनकी बात की गई थी वो भी सबूत के तौर पर सामने निकल कर आए हैं। ये वाले भी सबूत के साथ सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी सोचने की जरूरत है, लेकिन जब सोच सुधरती नहीं है तो दूसरे उपायों के बारे में सोचना मजबूरी बन जाता है, और शायद अब उसी की उम्मीद ज्यादा दिखाई पड़ती है। फिलहाल